नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 25 अप्रैल 2026। देखो, आज हम दो इश्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला तो रहेगा कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी थर्ड नॉर्म से रिलेटेड, जिसमें क्या है कि जो कार्स हम यूज करते हैं ना, तो उनके 1 किलोमीटर चलने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट को हमें रिड्यूस करना है। उस रिडक्शन को लेकर के ये कैफे थ्री कैफे थ्री नॉर्म्स आए हैं। तो इन नॉर्म्स में क्या नए चेंजेस हैं, क्या पूरा इशू है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा रहेगा कि अभी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी की तरफ से एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ठीक है, 2025 का एक्ट है, उसके अंडर में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने से रिलेटेड। तो ऐसे में वहां पर क्या इश्यूज हैं, क्या नए चेंजेस हैं, उनको भी हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ में, ऑन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी थर्ड। इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ में। यहां पर हम देखो, जिन इश्यूज को देखेंगे वो ये कि जो कार्बन एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, वो अभी देखा जाए तो 113 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर का टारगेट हमने सेट कर रखा है। तो उसको हमें रिड्यूस करना है। इसको अगर देखें तो हम बोलेंगे इसको एनर्जी इंटेंसिटी। सिंपल बात होती है एनर्जी इंटेंसिटी के लिए कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हमारी जीडीपी में एक यूनिट बढ़ाने के लिए, वही एनर्जी इंटेंसिटी होती है। तो यहां पर काम तो वो ही हो, आउटपुट तो वो ही मिले, लेकिन जो कार्बन एमिशन है वो कम हो, उससे संबंधित ये कैफे थ्री नॉर्म्स रिलीज हुए हैं। ये कैफे थ्री नॉर्म्स का साइकिल रहेगा 2027 से 32 के बीच में। और वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो हमारे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस एमिशन में नंबर 3 पे आता है। इसलिए अटेंशन देना भी जरूरी है, क्योंकि हमने 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रल होने का जो कमिटमेंट लिया है, राइट। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हमारा फ्लो रहेगा, किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई है, कैसे महिंद्रा और टाटा एक तरफ और मारुति सुजुकी दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आपने एक चीज नोटिस की है, बताना आप मुझे इस बात को, कि जो छोटी कारें हैं जो मारुति सुजुकी लॉन्च करता है, राइट, उन कारों को अभी तक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट होते हुए हमने क्यों नहीं देखा। हो सकती थी ना वो, और मारुति सुजुकी अभी भी मोर और लेस ईवी की तरफ मूव नहीं कर रही, बल्कि टाटा और महिंद्रा मूव कर चुके हैं। क्यों है ऐसा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। बाकी हम इस पूरे डिस्कशन में आंसर को एकदम बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो बात क्या है, हमारा टारगेट ये रहता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को मिनिमाइज कर दें। और उसके तरीके क्या है, सीधी बात है, एक तो हम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, है ना। हमारी जो भी जरूरत है, चाहे हम घर की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें या कुछ भी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोर और लेस हमारा एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अच्छा खासा होता है। दूसरा इंडस्ट्री, और तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है या ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो यहां पर हमें समझना है कि ये थर्ड लार्जेस्ट सोर्स जो है, इसको हमें प्रॉपर रेगुलेशन में लाने की जरूरत है। ठीक है, इसी के लिए फिर बीईई और कैफे नॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है बीईई, देखो 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, जिसका मेन टारगेट ये था कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी लेके आनी है, कि इनपुट ऑफ एनर्जी जो है वो तो हम करेंगे लेस, और आउटपुट जो आएगा एनर्जी कंजम्पशन से उसे हमें बढ़ाना है। तो वो पॉइंट जो था उसी के तहत ये एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसका मतलब ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, क्योंकि एक पार्लियामेंट के लॉ के बेसिस पे स्टैब्लिश्ड है। याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये काम करती है। इसके काम क्या है, सबसे पहला काम एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, दूसरा एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। जैसे आपने ये स्टार लेबलिंग देखी होगी एसी पे या फिर फ्रिज पे 5 स्टार 4 स्टार, वो मोरलेस क्या है, एक तरीके से एफिशिएंसी की कितनी कम एनर्जी में आपको अच्छा आउटपुट दे रहा है वो पर्टिकुलर अप्लायंस। इसी के अंदर में स्टार लेबलिंग आ गई। पैट स्कीम भी बीई के द्वारा चलाई जाती है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। इसमें भी क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी को आपको टारगेट करके करना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हो,
चलो ठीक है, आप दिखाओ कि कितनी कम एनर्जी के बेसिस पे आप प्रोडक्ट का आउटपुट अच्छा दे रहे हो, लॉन्च कर दो। कैफे नॉर्म्स, ट्रैफिक में या फिर हम ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी कंजम्पशन है उस इंटेंसिटी को हमें रिड्यूस करना है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कैफे नॉर्म्स है। कैफे की फुल फॉर्म क्या हो गई? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें मेन टारगेट है एवरेज। कैसे है एवरेज, आप समझो। कंपनियां है ना, छोटी बड़ी कार निकालती हैं, स्मॉल सेगमेंट में भी निकालती हैं, सेडान भी निकालती हैं, एसयूवी भी निकालती हैं। तो इनका अगर हम इंडिविजुअल कार के हिसाब से देखें तब आप नोटिस करोगे कि स्मॉल कार 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है 1 किलोमीटर पे, एवरेज ये माना जा रहा है। और सेडान है वो 120 ग्राम और एसयूवी 180 ग्राम। अब एक कंपनी तीनों सेगमेंट में अगर अपने प्रोडक्ट लेकर के आती है तो इनका तीनों का फिर एवरेज निकाला जाता है। फिर देखा जाता है कि जो नेशनल नॉर्म्स हैं उनको वो कंपनी फॉलो करती है कि नहीं। इस तरीके से टारगेट अगर देखें तो एवरेज ये रखा हुआ है कि 120 ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा एमिशन नहीं आना चाहिए एक कंपनी की जितनी भी कारें सड़क पे दौड़ रही हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ओवरऑल आपने एवरेज निकाल दिया, लेकिन मुद्दा यहीं पर फंसता है, क्योंकि जिस तरीके से महिंद्रा और टाटा ये हैवी सेगमेंट में ही अपनी गाड़ियां ज्यादा उतारते हैं, तो इनको थोड़ा सा कंप्लायंस में चैलेंज आता है। रीजन बीइंग कि इनका जो कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हो कहां पर जाता है, 120 ग्राम या 180 ग्राम के अंदर। वहीं पर सुजुकी है ना, वो 60 ग्राम पे ही आ जाता है लगभग लगभग, ज्यादातर गाड़ियां हल्की हैं इनकी। इस वजह से ही आप देखोगे कि एक ही इंजन जो 1200 सीसी का है वही विटारा ब्रेजा में डाल दिया, वही स्विफ्ट में डाल दिया, ये सारा कैलकुलेशन मारुति सुजुकी करके चलती है। लेकिन अब टाटा और महिंद्रा ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई आप ऐसे कैसे एवरेज निकलवा सकते हो। रेगुलेटर के ऊपर अपने सवाल उठाए कि आप नए नॉर्म्स लेकर के आओ जिसमें कि एक स्टैंडर्ड लेवल सेट कर दिया जाए, क्योंकि कंप्लायंस में अगर छोटी कारों को आप थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन देते हो तो फिर छोटी कारें को प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां बहुत लूज हो जाती हैं। जो हम एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, ईवी मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर हमें पुश करना होगा। इसी वजह से फिर ये कैफे 3 नॉर्म्स लाए गए हैं। कंट्रोवर्सी क्लियर है? क्योंकि छोटी कारें है ना 14 से 15% मार्केट शेयर रखती है, उसमें ज्यादातर कारें आपको मारुति सुजुकी की दिखेंगी। तो ये जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है इसको लेकर के कंट्रोवर्सी आई। अब कैफे 3 नॉर्म्स है ना, इसको लेकर के अब इन कंपनियों के बीच में जो डिस्प्यूट था वो मोरलेस सेटल हुआ है। अब सवाल यह आता है कि ये कैफे 3 नॉर्म्स हैं क्या, क्या चीजें इसमें अपडेट की गई हैं। तो एक तो क्या है, नए टारगेट सेट किए गए हैं। क्या है कि 113 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर का जो स्टैंडर्ड अभी के टाइम पे चल रहा है उसको अब रिड्यूस करके कंपनियों को बोल दिया कि आपकी जितनी भी गाड़ियां उतर रही हैं रोड पे उनका एवरेज कार्बन इंटेंसिटी कितना, एनर्जी इंटेंसिटी कितना आना चाहिए या कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कितनी आनी चाहिए, 77 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर। इससे ज्यादा एमिशन आपका नहीं होना चाहिए, मतलब एक ड्रास्टिक रिडक्शन आपको करना है। दूसरा इसमें क्या दिया, इंप्लीमेंटेशन 2027 से 32 के बीच में ही होगी, इससे ज्यादा डिले आप नहीं कर सकते। और साथ में यह भी कह दिया कि ऑल्टरनेटिव आपके पास में अवेलेबल है, आपका टारगेट यह है कि कैसे आप एमिशंस को रिड्यूस करें। तो ये नए टारगेट्स यहां पे सेट कर दिए गए हैं कि आप क्या करें, जो भी कंपनी है। अब यहां पर एडिटर हैं वो लूप होल्स को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि देखो कंपनियां जिस तरीके से कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए हम एफर्ट डाल रहे हैं उनमें कैसे लूप होल्स निकालेंगी। पहला, मार्जिनल टेक्नोलॉजी क्रेडिट। हो क्या रहा है कि टारगेट आपने दे दिया कि 77 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर के हिसाब से आपका एवरेज आना चाहिए। तो अब कंपनियां कोई जरूरी थोड़े ना है, जैसे मारुति सुजुकी का केस लें, जो हल्का सेगमेंट में चलती हैं, स्मॉलर सेगमेंट में चलती हैं, वो ईवी की तरफ स्विच करें, नहीं, वो हल्का फुल्का वेरिएशन कर देंगी। जैसे E20 या E85 के तरीके से आपने इंजन बना दिया, मतलब पेट्रोल बेस्ड जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें आपने E20 मॉडल पे स्विच कर दिया, हल्का सा शिफ्ट कर दिया, तो क्या यहां पर एमिशंस को आप कंप्लीटली एलिमिनेट करने की तरफ जा रहे हो। दूसरा, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। जब ट्रैफिक रुका हुआ है तो उस टाइम पर इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ये मैकेनिज्म डाल देंगे तो भी उनका काम हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा तो एमिशन कार्बन फुटप्रिंट है वो हमने रिड्यूस कर दिया। तीसरा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जिस तरीके से गाड़ी में ब्रेक लगता है ना, तो ब्रेक के टाइम पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है
उसको आप बैटरी में ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर सकते हो। और तीसरा, टायर प्रेशर में मॉनिटरिंग की जो एफिशिएंसी है वो सीधा डिपेंड करती है कि आपके जो टायर्स हैं उनमें कितना फुलाव है ना। अगर वहां पर हवा कम होती है तो ऑटोमेटिकली माइलेज कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज का यूज करके कंपनियां अपना टारगेट पूरा कर लेंगी। तो जो मेन टारगेट है ईवीज की तरफ स्विच करना, रीजन भी कि हम चाहते हैं कि जो इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम रिड्यूस कर सकें। तो सीधी बात है, हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट किया, आप जो स्ट्रक्चरल चेंज करना चाह रहे थे वो नहीं होगा। तो पहला लूप होल ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो ये अभी के टाइम पे कैफे 3 नॉर्म्स की बात हुई है। दूसरा लूप होल सुपर क्रेडिट। इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कोई रिलीज करती है कंपनी, तो उसको क्रेडिट कितना मिलेगा, मानो जैसे 3 कार उन्होंने रिलीज की हो। सिंपल इसको इस तरीके से समझिए कि आपने एक आंसर लिखा और मैंने आपको आंसर के नंबर दे दिए 3 के हिसाब से, कि जैसे कि आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन सच्चाई क्या, आपने एक ही अटेम्प्ट किया है। तो पॉइंट क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आपने सीधा इक्वेट कर दिया। नो डाउट इससे एनकरेजमेंट मिलेगा ईवीज को, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि जो एक्चुअल में फिगर आ रहा है रोड पे, वो तो मोर और लेस आपका एक ही आ रहा है ना। तो बाकी यार मानो कि टोटल 4 गाड़ियां लोग खरीदना चाह रहे हैं, एक ने ईवी खरीद ली, तो ईवी वाली कंपनी को तो आपने 3 के हिसाब से क्रेडिट दे दिया, लेकिन रियलिटी में तो 3 और पेट्रोल बेस्ड अगर कारें उतर गई तो उनका फुटप्रिंट तो मोर और लेस वही मेंटेन्ड है। इसका मतलब केवल और केवल ये कागजी बातें होगी, रियलिटी में कुछ दिखता नहीं, दिखाई पड़ रहा। और इससे क्या होगा कि एक डिलेड डीपर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा समय में, जो टारगेट है उनको अचीव करने में टाइम लगेगा फिर हमें। तो ये सुपर क्रेडिट का मैकेनिज्म है, वो मोर और लेस एक तरीके से कंपनियों को और रिलीफ देने वाला है। तीसरा, क्रेडिट बैंकिंग एंड ट्रेडिंग। इसमें क्या है कि मान लो कोई कंपनी है, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस किए और ईवी मोबिलिटी की तरफ मूव कर दिया, और जो टारगेट्स है अपने, ठीक है, 77 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर के हिसाब से वो अचीव भी कर लिया। तो अगर उन्होंने समय से पहले ही चीजों को अचीव कर लिया तो उनको मिलेंगे एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, या फिर मानो कि ज्यादा उन्होंने अपनी तरफ से टारगेट से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे। अब वो एक्स्ट्रा क्रेडिट जो मिलेगा उनको, वो मोर और लेस दूसरी जो कंपनियां जो पीछे हैं, थोड़ा लेट हो गई परफॉर्मेंस में, उनको वो क्रेडिट सेल कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीडर है वो तो पैसा भी कमा पाएगा, और जो पीछे रह गए आप उनको रिलैक्सेशन दे रहे हो, बस उनको थोड़ा सा एडिशनल पेमेंट देना पड़ रहा है क्रेडिट परचेज करने के लिए, बाकी वो काम वही कर सकते हैं जो वो करते आए हैं। कुल मिलाकर के कंप्लायंसेस को आपने यहां पे खरीद लिया। तो ये एक और लूप होल यहां पर बता दिया। तो ये इन चीजों को हाईलाइट करते हुए एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि हम चाहते क्या है, उसके हिसाब से हमें काम करने की जरूरत है। चौथा लूप होल, जनरली अगर देखें तो हर साल एवरी ईयर प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई कौन रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन इसमें बोला 3 साल का एनालिसिस, मतलब एक कंप्लायंस चेक का प्रोविजन कर दिया। मतलब 3 साल में चेक किया जाएगा कि कंपनियां कहां परफॉर्म कर रही है, जो अपने कमिटमेंट्स दिए थे वो परफॉर्मेंस में आ रहे हैं या फिर अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो ये बोला बहुत ज्यादा डिले कर देगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है, 3 साल बाद उसकी एग्जाम है, तो पहले साल में उसने, अब 3 साल बाद में तो शुरुआती 2 साल तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, फिर 3 साल में रश में आएगा एकदम जल्दबाजी में, फिर कंप्लायंसेस नहीं होगे तो फिर उनको आप रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन देते चले जाओगे। तो इन चीजों से बचना जरूरी है। तो ये 4 टोटल लूप होल्स यहां पर एडिटर हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का सीधा ये कहना है देखो कि फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी उसको हमें रिड्यूस करना है ना, तो आपके कैफे नॉर्म्स को भी थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर मैनर में हमें इंप्लीमेंट करना होगा। साथ में जो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारी मोबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, उसके लिए हमने कमिटमेंट दे रखा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में। क्या बोला हमने, नेट जीरो टारगेट है 2070 तक का। तो वो कैसे अचीव होगा इस तरीके से अगर हम कंप्लायंसेस पे हल्के रहेंगे तो। एनर्जी सिक्योरिटी, हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट इतने ज्यादा है जिसमें हमारी 80 to 85% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से ही फुलफिल हो रही है। इन दैट केस ईवीज की तरफ इधर नहीं मूव किया हमने टाइमली मैनर में, तो ये वल्नरेबिलिटी अगेन बनी रहेगी। तीसरी बात, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जितना महंगा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट हमारा इतना होता नहीं है, तो उतना ही रुपी कमजोर होता जाएगा, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल ठीक बात नहीं है। तो ये सारी चीजों को फाइनलाइज करते हुए कह रहे हैं
कि ऑन पेपर बातचीत से नहीं, रियलिटी में देखो कि क्या चीजें वहां पर होती दिखाई पड़ रही हैं। ये हमारे लिए मेन टॉपिक थे। अब देखो यहां पर ये आपके इंपॉर्टेंट मेंस के लिए कीवर्ड्स है जो आप लिख सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट अगर कोई भी डेवलपमेंट आता है उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, एनर्जी से रिलेटेड कोई काम है, तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक वो बन ही जाता है। अब जैसे यहां पर एक वर्ड था कार्व आउट, मैंने क्या बोला था, स्मॉल कार्स के लिए एक फ्री स्पेस सा मिला हुआ है, तो उसके चलते क्या हो रहा है, जो कंप्लायंसेस है उनमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, हल्की फुल्की चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंज किए, आप अपनी कंप्लायंसेस में पूरे हो रहे हो। तो जो हम एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट चाहते हैं वो नहीं होता। ऑल्टरनेटिव कंप्लायंसेस जैसे सुपर क्रेडिट का हमने बात की, 3 ईयर ब्लॉक और ये सारी चीजें। इसके अलावा सुपर क्रेडिट एंड कार्बन ट्रेडिंग, ये मोर और लेस कंप्लायंसेस को प्रॉपर नहीं होने देंगी। पेपर मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत शानदार लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। और डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्या हमारे टारगेट्स हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब ये प्रीलिम्स का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस पे बेस्ड हो सकता है हमें 1-2 लाइन बेस्ड कोई क्वेश्चन हिट कर जाए मेन हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। मेंस के क्वेश्चन की बात कर, प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज में देखो बीएस स्टैंडर्ड 4th 6th इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रीन वॉशिंग पे 2022 में आया हुआ है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पे आया हुआ है। इसका मतलब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, कैफे 3 नॉर्म्स इंपॉर्टेंट, आप समझ जाइए इस बात को। फिर आता है आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कैफे 3 नॉर्म्स जो है वो बहुत एम्बिशियस दिखाई पड़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल कंप्लायंसेस देने के चलते हैं। क्या ये इंडिया का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जो हमारा टारगेट है उसमें हम क्या पीछे रह जाएंगे? क्रिटिकली एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब इसमें पॉजिटिव्स भी बताने हैं, नेगेटिव्स भी बताने हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव्स के लिए सोल्यूशन भी बताना है और फिर कंक्लूड करना है। इस तरीके का आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो, जो फैक्ट्स हैं वो बता दो कि कैफे नॉर्म्स 3 के तहत क्या क्या बातें बोली गई हैं। फिर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि कैसे तो ये एम्बिशियस है और कैसे टारगेट्स को ये डाइल्यूट कर सकता है। ये दोनों चीजें हम यहां पर बता सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर हम देखें, यहां पर आप बता सकते हो कि भाई टारगेट तो बड़े अच्छे रख दिए, मिड अप्रैल आप देख सकते हो ये एग्रीमेंट आ गया मिड अप्रैल 2026 में, और इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 1 मई से इसके ऊपर काम करना, और वैसे 1 मई नहीं 2027 से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, वो बता दीजिए। फिर कहां कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वो जो लूप होल्स हैं आप उनको हाईलाइट करते हुए और फिर अपनी बात फाइनली लिख सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे। क्लियर है? ये की टेक अवेज हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनलाइन गेमिंग रूल्स। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है टॉपिक। जीएस पेपर 2 के इस इशू को इस टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग रूल्स से, जिसमें प्रमोशन, रेगुलेशन, प्रोहिबिशन का प्रोविजन है। समझते हैं इसको पूरा डिटेल। ये हमारा फ्लो रहेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन का। सबसे पहली चीज, क्या कंट्रोवर्सी आती है, क्यों यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है? सिंपल है, देखो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मोरालिटी, इनसे रिलेटेड कोई भी इशू अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट में आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर पैसों का मामला भी आप जानते हो, ऑनलाइन गेमिंग में कितना पैसा लोग लगाते हैं, तो वो रेलेवेंस ऑटोमेटिकली लेके आता है। फिर फेडरल इशू भी है कि जहां पर गैम्बलिंग और ये सारे सेगमेंट्स स्टेट लिस्ट के पार्ट हुआ करते हैं, वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल रेगुलेशन बनाना, ये बड़ी कंसर्निंग बात हो जाती है फिर हमारे फेडरल बैलेंस के लिए। तो 7th शेड्यूल का भी अपने आप रेलेवेंस आ गया। समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहली चीज, थोड़ा बैकग्राउंड। जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की बात करते हैं तो वहां पर हमें 3 लिस्ट मिलती है, लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट। तो जब हम ये जो गेमिंग होती है ना, गैम्बलिंग और ये सारी, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट है ना, उसमें आपको एंट्री 34 में देखने को मिल जाएगी। और आज के टाइम पे जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, जिसमें आप पैसा लगाते हो, मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मोर और लेस उसी से एसोसिएट होता है कि गैम्बलिंग या बैटिंग हो रही है ना। लेकिन होता क्या है कि इसको अभी जिस तरीके से हम इंटरनेट वाले सेगमेंट में देखें तो फर्क आ जाता है, क्योंकि इंटरनेट क्या कोई स्टेट की बॉर्डर को देखता है? नहीं। तो पूरे देश के लिए एक यूनिक और कॉमन लॉ बनाना यह मैंडेटरी भी हो जाता है। लेकिन
क्या यहां पर स्टेट्स के साथ में कंसल्टेशन होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, होना चाहिए ना? बस वही चीज यहां पर आएगी जब फेडरलिज्म का हम मुद्दा डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ऑफलाइन सेगमेंट की बात करें, नॉर्मली आप बैठे हो किसी कैसीनो में या कुछ आप देखते हैं, तो उसके हिसाब से देखो सिक्किम और गोवा ने तो कैसीनो को रेगुलेटेड मैनर में अलाउ कर रखा है, बाकी स्टेट्स में मोर और लेस बैंड है। तमिलनाडु और तेलंगाना ने ऑनलाइन जो रमी खेली जाती है उसको बैन कर रखा है। अब इंटरनेट जो है उस पर कोई भी गेम चलता है तो देखो पूरे देश के लिए मोर और लेस सेम सा है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका के ऑनर ने कोई गेम डेवलप किया है और वो फिर कहीं राजस्थान हरियाणा में खेला जा रहा है तो उससे किसी को प्रॉब्लम, आई मीन कोई रोक थोड़े ना सकेगा, वो तो बॉर्डर क्रॉस करके कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया। 2025 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया जिसको बोलते हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। 26 में अभी इसके रूल्स अभी जो है वो इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे 1 मई से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस बेसिस पर यहां पर लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 31 है ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो मोरलेस यूनियन गवर्नमेंट को अप्रूवल देती है कि भाई आप उस पर रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर के पूरा डिस्कशन है। देखो जब ऑनलाइन गेमिंग की बात आती है तो हम दो चीजों की बात करते हैं, एक तो गेम ऑफ स्किल और एक गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल का मतलब जहां पर आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है, जैसे चेस खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, तो उसमें दिमाग लगाते हो आप। वहीं पर गेम ऑफ चांस में क्या होता है, आपका लक ज्यादा काम करता है, जैसे कि ऑनलाइन लॉटरी में आप पैसा लगाओ। लेकिन अब क्या है कि इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का जो केस है वो आप ध्यान रखें, कई दशकों पहले ही डिसाइड हो गया था। नाम है चमर बगवाल केस 1957। उसमें ये क्लियर हो गया था कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन अब जो नए रूल्स आए ना, इसमें इस डिबेट को तो कर दिया खत्म। क्या गेम ऑफ स्किल है, क्या गेम ऑफ चांस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि आपको 3 कैटेगरीज के हिसाब से एनालाइज करना है गेम किस कैटेगरी में आएगा। पहला, ऑनलाइन सोशल गेम। गेम चल रहा है लेकिन वहां पर मनी का कोई रोल नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए ही लोग खेल रहे हैं, तो उसको तो अलाउ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैंडी क्रश, लूडो, ये आप खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई ई स्पोर्ट आप लॉन्च कर रहे हो जहां पर कंपटीशन आ रहा है, जहां पर स्किल, स्ट्रेटजी, दक्षता, कि आप कितना स्किलफुल उस गेम को खेल रहे हैं, अगर वो लेकर के आ रहे हैं तो आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, वो प्रोमोट होंगे। जैसे कि आप चेस खेल रहे हो एक्सेट्रा। वहीं पर कहीं भी अगर ऑनलाइन मनी का खेल आ गया, आप समझिए मनी अप्लाई हो गई, तो उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो आप समझ लो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, इसका फर्क नहीं है। अब देखा जाएगा पैसा लग रहा है कि नहीं। अगर पैसा लग रहा है, वहां पर जीतने और हारने का पूरा चांस दिख रहा है, तो वो गेम मोर और लेस कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में गेमिंग को अभी डिसाइड किया गया है, जो नए रूल्स आए हैं। इसी के साथ में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस और लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स होंगे। और ये सारा का सारा ऑनलाइन ही चलने वाला सिस्टम है। मतलब कोई भी गेम अगर लॉन्च हुआ, कोई भी नई वेबसाइट लॉन्च हुई जो कि गेमिंग को प्रमोट कर रही है, तो ये बॉडी है ना, ये उसको प्रॉपर चेक करेगी कि जो हम गाइडलाइंस लेके आए हैं क्या उनको वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर हां तो अलाउड है। अगर ई स्पोर्ट वाला सेगमेंट चल रहा है जहां पर कंपटीशन की बात हो रही है, तो उसको प्रमोट किया जाएगा। और अगर वहां पर मनी की लेन देन की बात हो गई तो उसको रोका जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर यहां पर तो अगर मनी की लेन देन हो रही है तो यहां तो ऑप्शन है, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके से रेगुलेट कर दिया, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का ऑप्शन है, वीपीएन का, तो फिर क्या होगा। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, माना कि आप गेम खेलते टाइम पे पैसा लगा करके कोई खेल रहा है ना, लेकिन पैसे का जो पेमेंट होगा वो यूपीआई या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू तो होगा। मतलब यहां पर हम बैंक या बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं उनका यूज तो करेंगे ही ना। तो बैंक और इंटरमीडियरीज को इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि आप गेट कीपर की तरह काम करो, कि किसी भी तरीके से अगर पैसा किसी ऐसी साइट पे, वेबसाइट पे जा रहा है जहां पर गेमिंग से रिलेटेड पेमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप उसको वहीं पे रोक दो।
कहने का मतलब गेम खेलने के लिए जा रहे हो और पेमेंट आपको करना, तो पेमेंट तो आप अकाउंट से करोगे ना, तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। समझ गए? इसके अलावा रिस्क बेस्ड रजिस्ट्रेशन रहेगा। हर एक जो गेम है, जैसे कि हमने बात की कि नॉर्मली आप बिल्कुल स्टार्टिंग ही कर रहे हो अपने बिजनेस की, तब तो देखो रजिस्ट्रेशन की, इनकी लाइसेंस लेने की इतना लोड है नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा, आपका इंपैक्ट बढ़ेगा, और साथ में आप एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जिनका कहने का असर पूरा जनता के माइंडसेट पे पड़ता है, बिहेवियर को आप मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हो, तो उस टाइम पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर लाइसेंस के बेसिस पे कराना पड़ेगा। सिंपल बात है कि शुरुआत में मिनिमल पेपर वर्क होगा, कंप्लायंस सिंपल आपको बेसिक देखनी है। अगर आप लार्जर स्केल पे चले गए तो फुल रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कराना है, और जिन प्लेटफॉर्म्स का ज्यादा इंपैक्ट है जनता पे, उनको तो बहुत अच्छे से मॉनिटर भी किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन होगा। पेमेंट वाला मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। तीसरा, मैंडेटरी यूजर सेफ्टी फीचर्स। इसमें क्या है कि चाइना का आपने केस सुना होगा कि वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 18 साल से कम उम्र के, उन बच्चों के लिए सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन गेमिंग हो, उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स किया हुआ है कि वो टाइम लिमिट के बाद में ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है वो पर्टिकुलर गेम को सपोर्ट ही नहीं करता फिर, या फिर पेरेंटल मॉनिटरिंग का पॉइंट। तो हमने भी यहां पर क्या कर दिया कि एज गेटिंग का प्रोविजन कर दिया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं या इंडिविजुअल है, वो किसी गेम को एक्सेस करते हैं तो अलग तरीके का सिस्टम होगा, और कम के हैं तो अलग से। अगर ज्यादा वाले करते हैं तो सेफ गार्ड्स वहां पर आपको समझाए जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स। वहीं पर 18 से कम के बच्चे हैं तो उनकी पेरेंट्स को कहा जाएगा कि आप अपने बच्चे पे ध्यान रखें कि कहीं वो एडिक्शन में तो नहीं जा रहा है, कहीं पर वो ज्यादा अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहा है, क्योंकि एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस बिगड़ती है। और साथ में यहां पर जो भी कोई इंडिविजुअल कहते ना कि खुद को सेपरेट करना चाहता है किसी भी सिचुएशन में, तो सेल्फ एक्सक्लूजन का भी प्रोविजन, अगेन वही गाइडलाइंस दिखा करके। सो द पॉइंट इज कि यहां पर हम वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी यहां पर अप्लाई करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है इसका डेटा लोकलाइजेशन एंड सोवरेनिटी। इसमें क्या है, आप जानते हैं कि हमारा डेटा है, हमारी ही केवाईसी से रिलेटेड डेटा हम उसमें दे रहे हैं, और हमारा ही बिहेवियर वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं वो ट्रेस कर रही हैं कि भाई इसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, कोई भी यूजर है। तो वो चीजें क्यों हमारे देश के बाहर जाकर के दूसरे सुपर कंप्यूटर्स में स्टोर हो, उनको स्टोर करने की व्यवस्था हमारे देश में ही हो। मतलब आपका डेटा देश की संपत्ति, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई किया गया है, जिससे कि कोई भी तरीके का काम अगर हमारे डेटाबेसिस पे होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंडिया के अंदर ही सेट कर दी जाए। इसको हम बोलेंगे डेटा सॉवरेनिटी, कि हमारा डेटा बाहर नहीं गया, हमारी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर ही रहेगा। ये एक और फीचर है इसका। फिर इसके अलावा 2 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल। मान लो कोई गेम अगर खेल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ गया, तो वहीं पर ऑन द स्पॉट जिस प्लेटफॉर्म पर आप गेम खेल रहे हैं वहीं पर आप अपने ग्रीवांसेस को रेज कर सकते हैं, उसी प्लेटफॉर्म, उसी कंपनी के सामने। पर माना कि वो कंपनी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट कर रही है, तो फिर आप जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पास में अपील कर सकते हैं, और वहां पर भी अगर चीजों को आप अपने हिसाब से नहीं सेटल होते हुए देख सकते हैं, तो आपके पास में अपीलेट अथॉरिटी है, वहां पर 2025 एक्ट के बेसिस पर आपको सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब ये कि यूजर की प्रोटेक्शन इंश्योर करना प्राइम टारगेट है इस पूरी रूल रेगुलेशंस का। सिग्निफिकेंस देखो सिंपल, वन कंट्री वन फ्रेमवर्क पे हम चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया इंटरनेट बॉर्डर्स को नहीं मानता है, तो स्टेट वाइज सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे हम ध्यान दे रहे हैं। तीसरा, बूस्ट कर रहे हैं ऐसे गेम्स को जो वाकई में लेजिटिमेट हैं, ऐसा नहीं कि किसी को फंसा लिया, यूजर को ट्रैप कर लिया, बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके अलावा क्लीनर साइबर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। सिंपल बात, पैसे की बात आते ही जो बैंक्स हैं, यूपीआई पेमेंट्स हैं, उनके ऊपर एकदम अलर्ट आ जाएगा कि पेमेंट करना है कि नहीं। तो ये तो हो गए हमारे इसके मोर और लेस पॉजिटिव्स, लेकिन वहीं पर इसके कुछ नेगेटिव्स भी है। क्या? जैसा मैंने आपको बताया, एक तो फेडरल इशू आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि स्टेट लिस्ट में ऑलरेडी गैम्बलिंग और बैटिंग को एनलिस्ट किया हुआ है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन हो गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर यूनियन लिस्ट के तहत एंट्री 31, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं,
उनको देखते हुए अपना लॉ बना दिया। तो यहां पर सवाल क्या आ रहा है कि स्टेट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पैसे को लेकर के आप कंप्लीटली बैन कर रहे हो। तो स्टेट्स ये बोलते हैं कि भाई बैटिंग और गैम्बलिंग तो हमारे जुरिस्डिक्शन का पार्ट था, आप कैसे उसको देख सकते हो। तो यहां पर मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारियां कर चुका है। कुछ स्टेट्स ने अपनी तरफ से अनकंफर्टेबल रहना बताया है। पहला चैलेंज। दूसरा, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, जैसे कि इसमें ज्यादातर पूरी कंप्लायंस आप एक सेंट्रल अथॉरिटी के बेसिस पे इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हो, ओजीएआई के तहत। तो यहां पर सवाल आता है कि क्या यहां पर हमने बाकी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन किया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्रीज। आप अगर ड्रीम 11 का केस देखें तो कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर आया था। अब वो इन्वेस्टमेंट एकदम से रुकेगा अगर आप इस तरीके के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। तीसरा, कंप्लायंस बर्डन है वो स्टार्टअप्स पे है। जैसा कि हमने देखा कि आप एकदम लाइटर मोड में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो तो कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया तो उस केस में फिर मोर और लेस आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें करानी पड़ेंगी, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ब्लैक मार्केट, आप यहां पर मनी बेस्ड जितना भी गेम हो रहे हैं उनको मान लेते हैं कि आपने बैन कर दिया, तो क्या इसका कोई लूप होल नहीं निकलेगा? जो डार्क नेटवर्क उधर ऑपरेट नहीं करेगा या नहीं करता होगा ना, तो आप इसको एक प्रॉपर मैनर में रेगुलेट कर सकते थे, ना कि कंप्लीट बैन। तो फिर सवाल यह आता है कि क्या किया जाए। देखो, सबसे पहले तो को रेगुलेशन पे हमें काम करना होगा। दैट मींस कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है उसके साथ में इंडस्ट्रीज का भी एंगेजमेंट होना चाहिए जब भी इस तरीके के हम डिसीजन ले। दूसरा, कि जो पैसा लगाने की हम बात कर रहे हैं मनी की, तो उसमें एक चीज की जा सकती है ना कि कितना पैसा आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी गेम में लगा सकते हो, कितना आपका लॉस होगा और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, उस पर आप लिमिट लगा दो। तो जो एक एक्सप्लॉइटेशन की वल्नरेबिलिटी है वो आप मिनिमाइज कर देंगे, है ना, जो नुकसान होने का खतरा है उसको कम खत्म कर देंगे। तीसरा, स्किल वर्सेस चांस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो मोर और लेस मेंटेन रखिए, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी को खत्म करता है। बेरोजगारी आने का भी तो डर है, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। बेरोजगारी भी आने का तो डर है ना, कितनी बेरोजगारी एकदम से बढ़ेगी, तो उसके लिए फिर हमें एक रेगुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। तीसरा, हमारे पास में इंटर स्टेट काउंसिल्स है, तो जो ये फेडरल डिबेट है तो इसको तो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बिठा करके बातचीत करा करके भी हम सेटलमेंट करा सकते थे। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल गेमिंग फ्रेमवर्क को कोडिफाई करें। सिंपल बात है कि लोगों को अवेयर करें, साथ ही साथ पेरेंटल मॉनिटरिंग है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कंप्लीटली एक ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं, वो एक इंडस्ट्री को रोकना हो जाता है। सो द पॉइंट इज, एक बैलेंस लेके आए। कंप्लीट बैनिंग इज नॉट द सोल्यूशन, वी नीड टू गो विद द लेजिटिमेट डिजिटल इंडस्ट्री, जहां पर रूल रेगुलेशन बहुत सोच समझ के बनाया गया हो। ऐसा ना हो कि आप कंप्लीट सर्जिकल प्रिसाइज एंड प्रेफर्ड एस्पेक्ट में काम करते हैं कि बस रोक, मतलब एक तरीके से एक तो होता है कि कंप्लीटली रोक ही दिया स्लेज हैमर, जबकि स्कैल्पेल का मतलब हो गया एक प्रॉपर अप्रोच के साथ रेगुलेट करें। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। कीवर्ड्स मोर और लेस हमने अच्छे से देख लिए, राइट। फिर बात आती है प्रीलिम्स से रिलेटेड, ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखे हैं, ठीक है। फिर आपके लिए एमसीक्यू है प्रैक्टिस, इसको ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर देने की कोशिश करें आप, राइट। फिर बात आती है आपके मेंस के क्वेश्चन। 2020 में देखो इसी तरीके से क्वेश्चन सीबीआई को इंटीग्रेट कर दिया है ना, कि किस तरीके से सीबीआई जो है वो एफआईआर लॉन्च कर रही है पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, तो फेडरल इशू के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इसी तरीके से दो जीएस पेपर 3 में साइबर क्राइम और इनको कनेक्ट करते हुए पूछा है। ओके, तो पैटर्न मोर और लेस हो सकता है आपको रिपीट होता हुआ देखिए, क्वेश्चन रिपीट ना हो बट पैटर्न रिपीट होता है, तो इनको आप अच्छे से नुआंसेस को अच्छे से समझे। फिर आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 है, वो एक डेलिकेट बैलेंस बनाते हैं जिसमें एक तरफ डिजिटल इनोवेशन और दूसरी तरफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को एनकरेज कर रहे हैं। अगेन क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला है, तो आपको कमियां और अच्छाइयां दोनों बतानी है। कमियां जो है उसके लिए आपको सजेशन देना है अपनी तरफ से, जो हमने इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन फेडरल फॉल्ट से रिलेटेड है, फेडरलिज्म, कि कैसे इस मुद्दे के ऊपर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रेडी है कुछ स्टेट्स, तो आप अच्छे से इसको
फॉलो कर सकते हैं। स्टेट सेंटर रिलेशंस में सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, इनकी रिकमेंडेशंस आप जरूर कोट करें, है ना। बाकी चीजें मोरलेस हमने आर्टिकल में अच्छे से देखी भी है, राइट। तो इस तरीके से ये आपका रिकैप करने का, सिंपल आप इसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।